नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक भारतीय जासूस पाकिस्तान के इस्लामाबाद की गलियों में भिखारी का भेष बनाकर घूम रहा है और एक सलून के बाहर बालों के टुकड़े इकट्ठा करता है। इसमें यूरेनियम के ट्रेसेस मिलते हैं और इसी जानकारी से भारत को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट मिल जाता है और पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट अगले 15 साल के लिए टल जाता है। ये कोई बॉलीवुड मूवी की कहानी नहीं है, ये है अजीत कुमार डोभाल की असली जिंदगी का एक छोटा सा अध्याय। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस शेडो स्ट्रेटेजिस्ट की जिसे कई लोग भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं, लेकिन असल में जेम्स बॉन्ड से भी ज्यादा खतरनाक और स्मार्ट साबित हुए अजीत डोभाल, क्योंकि वो बिना शोर मचाए, बिना क्रेडिट लिए देश की सुरक्षा की नींव रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम खोलकर रख देंगे आपके सामने अजीत डोभाल की वो अनकही कहानी जिसे मिजोरम से कंधार तक उन्होंने लिखा, कई अंडरकवर ऑपरेशन से लेकर नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन तक। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अजीत डोभाल को समझने के लिए आपको उनकी शुरुआती जीवन को समझना होगा। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ। उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे। स्कूलिंग उनकी अजमेर के मिलिट्री स्कूल से हुई और फिर आगरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की। लेकिन वो पहली बार था जब 1968 में वो पहले ही अटेम्प्ट में आईपीएस बन गए, इंडियन पुलिस सर्विसेज में चुन लिए गए और उन्हें केरला कैडर से जोड़ दिया गया। शुरुआत हुई उनकी ग्राउंड लेवल पुलिसिंग से, लेकिन जल्द ही उनको पहचान मिल गई एक ऑफिसर के तौर पर जो सिर्फ रिपोर्ट नहीं पढ़ता था बल्कि सिचुएशन को समझता था और उसका हल निकालता था। 1968 में जब उनकी पोस्टिंग केरला के अंदर हुई तो वहां पर कुछ ही समय बाद दंगे भड़क और दंगे भड़कने के बाद उन्होंने जो उसका हल निकाला उससे उनको पहचान दिल्ली तक मिलने लगी। 1972 में उन्हें एक फरमान मिलता है कि उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल किया जा रहा है और वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल हो गए और यहीं से उनकी असली जर्नी, असली सफर की शुरुआत हुई। दोस्तों सोचिए, ज्यादातर लोग पुलिसिंग को, पुलिस की जॉब को एक रूटीन जॉब समझते हैं, लेकिन डोभाल के लिए ये फाउंडेशन बन गई रियल इंडिया को समझने की। दंगे हो, पब्लिक प्रेशर हो या उस प्रेशर में सही फैसला लेने की क्षमता, यही स्किल बाद में उन्हें इंटेलिजेंस का मास्टर बना देती है। 1972 में डोभाल को मिजोरम भेजा गया, सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड बना। उस समय मिजोरम के अंदर मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि एमएनएफ की इंसर्जेंसी चरम पर थी और 20 साल से ज्यादा तक ये लड़ाई चल चुकी थी। अब डोभाल ने ऐसा क्या किया जिसके बाद उनकी पहचान पूरी दुनिया भर में होने लगी, मैं आपको बताता हूं। वो अंडरग्राउंड नेटवर्क से जुड़ गए, लोकल डायनामिक्स को समझने लगे और इंटेलिजेंस प्लस साइकोलॉजी प्लस नेगोशिएशन का उन्होंने एक तगड़ा फॉर्मूला निकाला और इसका इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि उन्होंने एमएनएफ के 7 मुख्य कमांडर्स में से 6 को मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया और एमएनएफ चीफ को इतना बड़ा धक्का लगा कि 1986 में मिजोरम पीस अकॉर्ड पर साइन करना पड़ गया। इसके बाद मिजोरम शांत हो गया बिना जरा हिंसा। दोस्तों, ये कोई एक्शन हीरो वाली कहानी नहीं है, ये धैर्य की, स्मार्ट स्ट्रेटेजी की और ट्रस्ट बिल्डिंग का एक नायाब जोड़ था। एक इंसर्जेंसी को बिना बड़ी फौजी कार्रवाई के खत्म कर देना, ये डोभाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। अब आता है सबसे चर्चित और सबसे रिस्की चैप्टर जो मैं आज आपको बताऊंगा अजीत डोभाल से जुड़ा। कई रिपोर्ट्स और किताबों के मुताबिक 1980 में मिजोरम के अंदर जो उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, उसके बाद 1980 में डोभाल को पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट बनाकर भेज दिया गया। एक भिखारी के भेस में वहां पर उन्होंने रहना शुरू किया। यह वो समय था जब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बहुत तेजी से काम कर रहा था। उन्होंने काहुटा जैसे सेंसिटिव न्यूक्लियर एरियाज पर नजर रखी। हिंदुस्तान इस डेट तक न्यूक्लियर पावर नहीं था और यही वजह थी कि अगर पाकिस्तान उस समय न्यूक्लियर पावर बन जाता, अजीत डोभाल वो नहीं करते जो उन्हें कर देना चाहिए था, तो फिर डेफिनेटली हिंदुस्तान पाकिस्तान से कहीं ना कहीं पीछे खड़ा होता। लेकिन हिंदुस्तान कभी हारता नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास ऐसे नायाब लोग हैं, ऐसे नायाब बेटे हैं जो अजीत डोभाल की तरह पाकिस्तान को हराने के लिए हमेशा तैयार रहते। अब अजीत डोभाल ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप सोचिए कि पाकिस्तान के एक बहुत ही सिक्योर्ड काहुता जैसे इलाके में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था। अजीत डोभाल वहां तक जा नहीं सकते थे। उन्हें कैसे पता करें कि यहां पर कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम चल भी रहा है या ये सिर्फ एक फालतू की खबर है। अब अजीत डोभाल ये कैसे कंफर्म करते कि जिस बारे में वो सोच रहे हैं कि काहुता में एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है वो असल में चल रहा है या नहीं चल रहा है? इसके लिए उन्होंने एक ऐसी तरकीब निकाली जिसे सुनकर आप दंग हो जाएं। काहुता जैसे सेंसिटिव न्यूक्लियर एरियाज पर नजर रखने के लिए उन्होंने एक सलून के बाहर बैठ गए, वो भी भिखारी बनकर। वहां से धीरे धीरे उन्होंने बालों के सैंपल्स इकट्ठा करना शुरू किए। अब बालों के सैंपल्स का जब रेडिएशन टेस्ट किया गया तो पता लगा कि इन बालों में रेडिएशन ट्रेसेस हैं। जहां पर भी न्यूक्लियर
प्रोग्राम चलता है वहां पर उनके शरीर में या उनके शरीर के कुछ हिस्सों पर रेडिएशन के ट्रेसेस मिलते हैं और इसी जानकारी का इस्तेमाल करके भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमर तोड़कर रख दी। क्यों? क्योंकि भारत ने यह जानकारी अमेरिका के साथ साझा की और पाकिस्तान को यह करने से कुछ सालों के लिए रोक लिया। यानी कि कुल मिलाकर 15 साल तक पाकिस्तान फिर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम नहीं कर पाया और कहते यहां तक है कि इससे पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट कई सालों तक अटका रहा था। ये ऑपरेशंस क्लासिफाइड रहे, एग्जैक्ट डिटेल सार्वजनिक तौर पर कभी सामने नहीं आई, कभी वेरीफाइड तरीके से सामने नहीं आई, लेकिन वाइडली रिपोर्टेड इंटेलिजेंस नैरेटिव्स जो दिखाते हैं कि डोभाल कितने डेयरिंग थे। साथियों, एक बार सोचो, एक गलती, छोटी सी गलती और जान जा सकती थी, लेकिन उन्होंने देश के लिए यह रिस्क लिया बिना किसी तारीफ की उम्मीद। उन्हें पता था कि कोई हेडलाइन नहीं बनने वाली अजीत डोभाल की, ना उनके नाम की चर्चा होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि वो देश की मोहब्बत में डूबे हुए थे। अब हम एक और किस्से का जिक्र करेंगे जो कहीं ना कहीं अजीत डोभाल के ऊपर कुछ लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन वो सवालों का जवाब भी मैं आज आपको दे देता हूं। 1999 में इंडियन एयरलाइंस का IC-814 हाईजैक कर दिया गया। पूरा देश सांसें रोककर बैठा था। प्लेन कंधार ले जाया गया। डोभाल नेगोशिएशन टीम का हिस्सा थे। वो पहले से ही कंधार में मौजूद थे और हाईजैकर्स और तालिबान के साथ बातचीत में की रोल निभा रहे थे। आतंकवादियों की तरफ से डिमांड रखी गई कि हमारे 3 आतंकवादी और कुछ पैसों को दिया जाए, उसके बाद हम इन पैसेंजर्स को छोड़ेंगे, नहीं तो हम सबको मार देंगे। 250 से ज्यादा लोगों की जिंदगी उस वक्त खतरे में थी। आखिर में 3 आतंकवादी, मसूद अजहर और बाकी 2 और आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा ताकि उन सभी पैसेंजर्स की जान बचाई जा सके जो प्लेन के अंदर मौजूद थे। डोभाल ने बाद में यह खुद बताया था कि जब यात्रियों से वो मिलने पहुंचे प्लेन के अंदर, जिस वक्त वो हाईजैकर्स वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जय हिंद बोलिए, तो वहां पर सन्नाटा छा गया था। एक भी पैसेंजर ने जय हिंद नहीं बोला था। इतने डरे हुए थे, इतना गहरा डर वहां पर था। यह घटना आज भी उन पैसेंजर्स के जहन में उनको कांपने पर मजबूर कर देती है। सिक्योरिटी, सुरक्षा को दुनिया में कई बार जो जीत होती है ना, वो तालियों वाली नहीं होती, वो सिर्फ जाने बचाने में होती है। किसी ताली की जरूरत नहीं होती। 1999 की इस पूरी घटना के बाद से लेकर 2014 तक, यानी कि 15 साल तक अजीत डोभाल का कहीं कोई नाम नहीं आया। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र अजीत डोभाल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया, ये वो समय था जब आज के युवाओं की नई पीढ़ी आ चुकी थी। 21वीं सदी की पीढ़ी को पहली बार पता शायद लगा था कि अजीत डोभाल कौन है। 2024 में तीसरी बार रीअपॉइंट हुए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने अजीत डोभाल और उनकी अप्रोच बहुत क्लियर है। डिफेंसिव ऑफेंस कहलाता है खतरे को सिर्फ सहना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर प्रोटेक्टिव जवाब देना भी जरूरी है। उनके कार्यकाल में भारत की सिक्योरिटी पोस्चर और ज्यादा असर्टिव हुई। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऐसे ना जाने कितने ऑपरेशंस किए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान कमजोर हो गया। जो आतंकवादी उसने एक पूरी लाइन ऑफ एक्शन बिछा रखी थी, वो सब खत्म हो गई। कई आतंकवादी बेसिस खत्म कर दिए गए। कई आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर नकाबपोश लोगों ने मार दिया। आपने धुरंधर फिल्म में देखा होगा, वो सच्ची घटनाएं हैं। लोग उसे प्रोपेगेंडा कहेंगे, लेकिन आप हकीकत ही मानना, क्योंकि ये वेरीफाइड सोर्सेस भी कहते हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऐसा पाकिस्तान के अंदर हुआ। आप अगर खबरें निकाल कर देखें तो बीते 5 से 6 सालों में नकाबपोश लोगों ने पाकिस्तान में कई लोगों की हत्याएं की है। हम नहीं कहेंगे कि ये रॉ ने कराया, हम नहीं कहेंगे कि भारत ने कराया, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है वो बहुत जरूरी था, हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी था। दोस्तों, अजीत डोभाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि देश की रक्षा सिर्फ सेना या बंदूकों से नहीं होती, बल्कि इंटेलिजेंस, पेशेंस, स्मार्ट स्ट्रेटेजी और साइलेंस सैक्रिफाइसेस से होती है। जो लोग सामने आते हैं उन्हें हम हीरो कहते हैं, उन्हें हम बड़े बड़े तमगे, बड़े बड़े मेडल्स देते हैं, लेकिन असल हीरो वो होते हैं जो शैडो में काम करते हैं, ताकि हम शांति से सो सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, अगर आप भारत की ऐसी कई कहानियों को और सुनना चाहें, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे बताएं कि आप अगली कहानी किसकी सुनना चाहते हैं, और सब्सक्राइब तो आप प्लीज जरूर करिएगा। और एक बार कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख देंगे जय हिंद, तो मुझे अच्छा लगेगा। अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक भारत माता की जय।